हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th का गद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर मुंशी प्रेमचंद का दो बेलों की कथा शुरू करने जा रहे हूँ। उससे पहले मैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई, यानी बहुत सारी कठिनाइयों के बीच में इनका जीवन बीता और बीए तक की शिक्षा ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 ईस्वी में महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, यानी इन्हें कहानियों का सम्राट भी कहा जाता है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्बला, गबन, करमभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया और इन्हें गद्य का सम्राट और कहानियों का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और सक्षम संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता थी। प्रेमचंद ने इन लास्ट पंक्तियों में कहा है कि संसार बहुत बड़ा है, उसमें मनुष्य नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है, यानी उनकी भी एक विचित्र आत्मीयता होती है। वह बड़ी से बड़ी बात को भी सरल भाषा में संक्षेप में कह देते थे। अब दो बेलों की कहानी पढ़ते हैं। इसमें दो बेलों की कहानी है। जो दो बेल होते हैं, जो पशुओं के ऊपर कितना निर्मम अत्याचार किया जाता है। मैं अपने मालिक के द्वारा बेचने पर उन्हें जो गौशाला में रखा जाता है, वहाँ पे उन्हें 4-5 दिन तक चारा नहीं डाला जाता है और फिर भी मैं अपने मालिक के पास में आकर के, यानी एक जानवर होता है वो भी, उसमें भी कितनी आत्मीयता जुड़ी होती है। ये कहानी इस प्रकार है, दो बेलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को वो परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी जानवरों में सबसे पहले अगर गधा कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे तो गधा को कहेंगे। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अन्यासी अचानक ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और देखा होगा, क्योंकि बहुत सीधा होता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती है, यानी वह हमेशा ही सादा रहता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता होगा, बोल लेता होगा, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी दुख स्थायी रूप से ही छाया रहता है, जिसे भगवान की देन हो। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण है वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। जैसे ऋषि मुनि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, वैसे ही गधा भी किसी भी परिस्थिति में नहीं खुश दिखाई देता है। जो दुख है उसके मुंह पे स्थायी वही दिखाई देता है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। यानी मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि गधे में इतने कूट कूट कर सद्गुण बसे हैं कि उसे किसकी पदवी दी गई है? ऋषि मुनियों की। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है ऋषि मुनियों के समान, तो भी आदमी सद्गुणों का अनादर कर ही देता है।
कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। और ये भी कहा है कि जित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सीधा इंसान चल नहीं सकता। देखिए ना भारतवासियों के अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रहते हैं। कुछ समय यानी पूरे समय के लिए जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से इसमें ऐसे कहा है कि सीधा इंसान इस संसार में नहीं चल सकता। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी जो जापान है वो शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आया और एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसमें कम ही गधा है, और वह है बेल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार यह नहीं है। बेल कभी कभी मरता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है, यानी मारता भी है, मारता भी है कभी कभी बेल, तो इतना सीधा नहीं होता बेल। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। रीतियाँ यानी होता है रिवाज, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बेलों के नाम थे। अब यहाँ पे झूरी नाम का एक व्यक्ति है, उसके 2 बेल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। यानी ये उन बेलों की जाति है पछाई। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय का आदान प्रदान करते थे, और मूक भाषा में, अपनी भाषा में, यानी जानवर बोल नहीं सकते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। यानी लड़ाई करने के भाव से वह सींग नहीं मिलाते, बल्कि प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल दप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। यानी एक दूसरे को इतना चाहते थे कि वह जब भी इनके ऊपर बोझ ढोया जाता, बोझ रखा जाता, तो ये सोचते मेरी गर्दन पे ज़्यादा हो। एक दूसरे की इतनी सहायता करते। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में घली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुँह डालते, साथ ही बैठते। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक साथ खाते थे, एक साथ उठते थे और एक साथ ही बैठते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोयू को ससुराल भेज दिया। जो झूरी नाम का व्यक्ति था, उसने गोयू को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, अपना यो बेचा जाना उन्हें। वो सोचे कि हमें मालिक ने बेच दिया। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी झूरी ने अपनी पत्नी के भाई यानी उनके साला को बेच दिया, अपनी पत्नी के यानी अपने ससुराल भेज दिया उन दोनों को। लेकिन वह दोनों बेल उसी ही परिवार से, उन्हीं से ज़्यादा प्रेम करते थे, तो दांतों
पसीना आ गया, बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। मुहावरा है, पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्या क्यों निकाल रहे हो। यानी मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि अगर उन पशुओं को अगर वाणी दी होती भगवान ने, ईश्वर ने, तो वह अपने मालिक से पूछते कि हमें क्यों बेचा जा रहा है, क्यों यहाँ से निकाला जा रहा है। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। यानी अपने मालिक से इतना प्रेम करते थे। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया मैं सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, अत्याचारी के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या यानी शाम का समय था। समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जैसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। यानी पेड़ भी उनके बांधे हुए थे, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। यानी इंसान के ऊपर भी अगर कोई मुसीबत आती है तो उसमें दुगुनी शक्ति आ जाती है उससे लड़ने की। ऐसे ही उन जानवरों में हो रहा था। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। यानी कोई अगर वह उसको तुड़ा करके भाग गए तो वजन लटका दिया, कोई भी पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा उनके गले में डाल दिया जो वजनदार था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, यानी क्रोध का स्नेह। जूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य ही मनोहर था। यानी वह दोनों से प्रेम करने लग जाता है और गले मिलने लग जाता है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी बाल बच्चों ने ऐसा किया। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा। यानी जैसे उन पशुओं ने, झूरी और दोनों बैलों ने ऐसा किया तो सबने सोचा इनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए, कोई पुरस्कार देना चाहिए। तो सब बच्चों ने क्या किया, गांव के बच्चों ने, किसी ने रोटी खिलाई, किसी ने गुड़ खिलाया, किसी ने चाकर खिलाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैलों की किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वह जल उठी, बहुत क्रोधित हो गई। मेरे भाई के यहाँ से दौड़ करके यहाँ पे आ गई है। बोली, कैसे नमक हराम है। नमक हराम होता है अपने मालिक का नमक का कर्ज नहीं चुकाता। बैल है कि एक दिन वहाँ काम ने किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, यह दोष न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बला का सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। यानी वह काम भी करवाते हैं, तुम्हारी तरह इनको फ्री में नहीं खिलाते हैं। यानी जब खिलाते हैं तो काम भी रगड़ रगड़ के करवाते। ये दोनों ठहरे कामचो निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। यानी कुछ नहीं दूंगी इन्हें खाने के लिए, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को
कड़ी ताकीद कर दी गई। जो उन्हें चारा डालने वाला था उसको बोल दिया कि इन बेलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बेलों ने नाद में मुहर नहीं डाला जो खाने का स्थान था। तो फीका फीका न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मंजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों न डाल देता बे, लेकिन मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाल आ न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी मैं तो डाल दूंगा, फिर आप भी अपनी पत्नी की ही बोलोगे। ये नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे।